आई वेलकम यू ऑल टू दी सेवन्थ सूडो कोड सीरीज। और इस सीरीज़ के अंदर 25 क्वेश्चन करेंगे। इट विल बी एक्टिंग एज अ मॉक टेस्ट फॉर योर कैपजेमिनी पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को आप ट्राई मार सकते हो, लेकिन मैं फंडा बता दे रहा हूँ क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे इंक्रीमेंटल के साथ मेरे पास वैल्यूज़ को प्रिंट किया जाता है, वहाँ पे फंडा कुछ ऐसा होता है कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर राइट टू लेफ्ट वो मेरे पास सोल्व होता है। बात ये है कि यहाँ पे वेरिएबल्स की प्रायोरिटीज़ को चेक किया जाता है, ठीक है। और हायर प्रायोरिटी पे वो एलिमेंट होता है, मतलब मेरा जहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर मेरा यूज़ हो रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ इस प्रिंट स्टेटमेंट की, तो पहली बात तो राइट टू लेफ्ट मेरे पास ये सोल्व होगा। उसमें भी राइट टू लेफ्ट में भी पहले वो सोल्व होगा जिसके पास इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस दूसरे वाले प्रिंट स्टेटमेंट की बात करूँ तो राइट टू लेफ्ट ही सोल्व होगा, लेकिन पहले ये सोल्व नहीं होगा, पहले मेरे पास इंक्रीमेंटल सोल्व होगा। अगर मैं इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट की बात करूं तो पहले मेरे पास ये सोल्व होगा, इसको मैं स्किप कर दूंगा भी, फिर मेरे पास ये सोल्व होगा। राइट टू लेफ्ट हम जाएंगे, बट प्रायोरिटी में इंक्रीमेंटल वाले को दूंगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या होने वाला है। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो 66 मेरे पास वैल्यू है। तो कुछ ऐसे सोल्व करना है आपको, 3 बकेट्स आप पुट कर लो, 3 प्लेस होल्डर्स आप पुट कर लो। पहले वाले पे पहले प्रिंट कर रहा है फिर इंक्रीमेंट कर रहा है, मीन 66 मेरे पास प्रिंट होएगा, बट इंक्रीमेंट हो चुकी है 67 हो चुकी है वैल्यू। अब इसके बाद इसको प्रिंट करेगा, तो अब ये एक और इंक्रीमेंट करके फिर प्रिंट करेगा। तो 67 ऑलरेडी यहाँ पे हो गई थी वैल्यू, एक और इंक्रीमेंट करेगा 68 हो जाएगी, उसके बाद प्रिंट करेगा। उसके बाद क्योंकि अब एक की वैल्यू 68 हो चुकी है, अब सिंपली ये 68 को प्रिंट कर देगा। दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो 3 प्लेस होल्डर्स रखे मैंने, फिर से मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, बट ये वाला मेरे पास पहले सोल्व नहीं होगा, ये सबसे लास्ट में सोल्व होगा। सबसे पहले ये सोल्व होगा। जब ये सोल्व होगा सबसे पहले तो 66 इसकी सिंपल वैल्यू रख देगा, अब इंक्रीमेंट कर देगा वैल्यू, क्योंकि पहले मैं वैल्यू प्रिंट करूंगा फिर इंक्रीमेंट करूंगा। तो वैल्यू हो चुकी है 67। इस वाले पे जाऊंगा तो ये बोल रहा है कि पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो। तो 67 हो चुकी थी यहाँ पे वैल्यू, तो 67 को इंक्रीमेंट करूंगा तो 68 हो जाएगी, और फिर प्रिंट करूंगा तो द वैल्यू विल बी 68। एंड फाइनली मेरे पास इसकी वैल्यू प्रिंट होगी विच विल बी 68, क्योंकि अब ए की वैल्यू 68 हो चुकी है। सिमिलर पैटर्न में इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट के लिए भी 3 प्लेस होल्डर रखूंगा। राइट टू लेफ्ट मेरे पास सोल्व होगा, तो राइट टू लेफ्ट सोल्व करने में सबसे पहले 66 प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। लेफ्ट में मूव करेगा, ए को पहले प्रिंट नहीं करेगा, पहले इसको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 67 हो चुकी थी वैल्यू। यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू और 68 प्रिंट कर देगा। अब क्योंकि ए की वैल्यू 68 हो चुकी है तो ये मेरे पास प्रिंट करेगा। तो इस तरह का ऑप्शन मेरे पास आई थिंक कौन सा दिख रहा है मुझे, 68 68 66 68 66 68 एंड 68 68 68। सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। ठीक है, तो दिस इज द फंडा। परफेक्ट, तो इस तरह का क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following operation is not O1 for an array of sorted data? You may assume that array elements are distinct. तो बोल रहा है कि कौन सा ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में नहीं हो सकता सॉर्टेड डेटा के लिए। तो यार देखो, अगर मेरे पास डेटा सॉर्टेड है, एरे मेरे पास सॉर्टेड है, इट मीन्स यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा और यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। तो अगर मुझसे कहा जाए कि ith लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है, ith लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने का मतलब क्या है कि पीछे से मेरे को ith एलिमेंट फाइंड करना है, तो आई कैन सिंपली रिटर्न द लेंथ ऑफ द एरे माइनस आई +1, मतलब वट एवर, क्योंकि अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो +1 के हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स इसको भी मैं O1 में कर सकता हूँ। इस पे चलते हैं। फाइंड दी ith स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्टार्टिंग से ith मेरे को रिटर्न करना है, तो आई कैन सिंपली रिटर्न i-1th एलिमेंट, क्योंकि अगर इंडेक्सिंग 0 से हो रही है तो ith एलिमेंट को मैं i-1th इंडेक्स से एलिमेंट को रिटर्न कर सकता हूँ। ऑल ऑफ दी अबव एक तीसरा ऑप्शन है, लेकिन बी ऑप्शन क्या है, डिलीट एन एलिमेंट। अब यार देखो, एरे चाहे सॉर्टेड हो चाहे अनसॉर्टेड हो, अगर आप डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, और जब बात शिफ्टिंग की होती है तो वर्स्ट केस में मेरे को n एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट O1 फॉर द एरे ऑफ सॉर्टेड, फॉर एन एरे ऑफ सॉर्टेड डेटा। तो इसका आंसर होने वाला हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड का आंसर होने वाला है मेरे पास बी ऑप्शन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो मेरे पास एक पीस ऑफ कोड दे रखा है और सिंपली मेरे से आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन है यार, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि फंक्शन को फिर से कॉल करा जा रहा है, तो बोल रहा है F1 पे मैंने फंक्शन को कॉल करा है, F1 पे, और सॉरी F1 को 4 पे कॉल करा है, और देखते हैं जब F1 को 4 पे कॉल कर दिया है तो यहाँ पे कुछ एल्स रिटर्न में मेरे को ये रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 4 की वैल्यू 1 के बराबर तो है नहीं। सो ये फंक्शन मेरे पास कैसे रन करेगा, F4 पे मैंने कॉल किया फंक्शन को। नाउ
बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू एफ ऑफ 3 मेरे पास कॉल कर रहा है। एफ ऑफ 3 किसको कॉल करेगा, क्योंकि 3 अभी भी मेरे पास 1 के बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ 3 किसको कॉल करेगा, 3 इंटू एफ ऑफ 2 को कॉल करेगा। अगेन एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो फिर से किसको कॉल करेगा, 2 इंटू एफ ऑफ 1 को मेरे पास ये कॉल कर रहा होगा। नाउ 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 1 मेरे पास हो चुका है, ठीक है। तो ये किसको कॉल करेगा, ये यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1, तो 2 इंटू 1 रिटर्न होगा इसको 2, 3 इंटू 2 रिटर्न होगा इसको 6, 6 इंटू 4 रिटर्न होगा मेरे पास बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 24। फाइनली ये रिटर्न कर देगा बी को और यहाँ पे मेरे पास प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो द आंसर इज गोइंग टू बी 24, परफेक्ट, ठीक है। तो यार ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो एक पीस ऑफ कोड दे रखा है, उसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू n दे रखी है, बोल रहा है जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक a को इंक्रीमेंट करते रहो और i डिवाइड बाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक मुझे इस लाइन का तो कुछ मतलब ही नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये तो एक तरह का स्टेटमेंट है, मेरे से इसकी रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, वो भी n के टर्म्स में, तो आई थिंक इस स्टेटमेंट का कोई मतलब भी नहीं है। ये स्टेटमेंट का मतलब है क्योंकि आई मेरे पास घट रहा है और आई से ही मेरा कंडीशन में आई ही मेरा चेक भी हो रहा है, तो आई से मुझे कोई मतलब इस वाले स्टेटमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे चेक करना है इसके लिए। तो यार देखो आई की वैल्यू n के बराबर है, अगर n कुछ भी है, आप कुछ भी मान लो, इट मीन्स आई की वैल्यू हर बार डिवाइड बाई 2 हो रही है। तो लेट सपोज इफ इनिशियली माई आई इज n, तो इनिशियली मेरे पास 2 की वैल्यू 2 की पावर 0 होगी, उससे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे आई की वैल्यू जो है डिवाइड बाई 2 हो रही है ना हर बार, तो इस बार 1 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट टाइम पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट टाइम पे 2 की पावर 3 हो जाएगी, उसके नेक्स्ट टाइम पे 2 की पावर 4 हो जाएगी, और सिमिलर पैटर्न में एक टाइम आएगा जब क्योंकि डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं, हर डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है हर बार, जब 2 से हो रहा है तो अगली बार 4 से हो रहा है, अगली बार 2 की पावर 3 से हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब 2 की पावर k से डिवाइड होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, 2 की पावर k को n के बराबर मान लेता हूँ, मतलब लेट सपोज देयर इज अ कंडीशन कि आफ्टर k इटरेशंस मेरे पास 2 की पावर k बन गया और 2 की पावर k मेरे पास n के बराबर हो गया, इट मीन्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा n डिवाइड बाई n हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 1। तो कितने नंबर ऑफ इटरेशन मेरे पास लगे कि 2 की पावर k एलिमेंट को n के बराबर होने में कितना टाइम लगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको, k की वैल्यू निकालनी है मेरे को सिंपली, मतलब तो k इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ n, ठीक है। दिस इज हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर जो होने वाला है मेरे पास वो होने वाला है 2 की log n, दी ऑप्शन, ठीक है, परफेक्ट। So the question number 5 is in the absence of exit condition in a recursive function the following error is given। तो कौन सी एरर आती है, अगर मेरे पास एग्जिट कंडीशन नहीं है रिकर्सिव फंक्शन के अंदर, तो कौन सी एरर आएगी, रन टाइम एरर आएगी ना। क्यों आएगी रन टाइम एरर, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, कंपाइल टाइम पे मुझे नहीं पता चलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोग्राम अनटिल अनलेस मेरे पास रन नहीं होगा तब तक स्टैक ओवरफ्लो नहीं होगा, रिकर्सिव फंक्शंस एक्सीड नहीं कर जाएंगे और वो रन टाइम पे ही करेंगे, तो कंपाइल टाइम एरर नहीं होगी, रन टाइम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड दे रखा है मुझे और एक फंक्शन दे रखा है माई रिकर्सिव फंक्शन विच एक्सेप्ट्स एन वैल्यू ऑफ n, और मेन के अंदर मैं n की वैल्यू दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं फिर इस फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ इस वैल्यू पे, और फिर कुछ पार्ट मेरा रन हो रहा है और फिर फाइनली काउंट मेरे पास एक प्रिंट हो रहा है। तो काउंट वेरिएबल एक है जो कि हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये ग्लोबल वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा ग्लोबल वेरिएबल है, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ हर एक फंक्शन कॉल के साथ। अच्छा रिकर्सिवली क्या कॉल कर रहा हूँ, n डिवाइड बाई 10। देखो अब क्या होगा, स्टार्टिंग में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास वैल्यू जाएगी, ठीक है, और काउंट की वैल्यू को मैं 1 कर दूंगा। तो जैसे मेरे पास इस वैल्यू गई तो काउंट की वैल्यू मेरे पास इनिशियली 0 थी, इस वैल्यू के साथ काउंट की वैल्यू 0 थी, अगली बार 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुकी होगी और काउंट की वैल्यू मेरे पास 1 हो चुकी होगी, क्योंकि डिवाइड बाय 10 हो रहा है। अगली बार n की वैल्यू मेरे पास 7 तक हो चुकी है और काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगली बार 1 से लेकर के 6 तक होगा और काउंट की वैल्यू 3। अगली बार 1 से लेकर के 5 तक होगा और काउंट की वैल्यू 2। अगली बार 1 से लेकर के 4 तक होगा और काउंट की वैल्यू मेरे पास 5 हो जाएगी। अगली बार 1 से 3 होगा, काउंट की वैल्यू मेरे पास 6 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट 1 से 2 होगा, काउंट की वैल्यू मेरे पास 7 हो जाएगी। फिर 1 से 1 होगा, काउंट की वैल्यू मेरे पास 8 हो जाएगी, और अगली बार 1 होगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि अगली बार 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से पहले एक और काउंट हो रहा है, तो दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास काउंट की वैल्यू 9 हो चुकी होगी।
और जैसे ही मेरे पास 0 आएगा नेक्स्ट कंडीशन के लिए, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन रिटर्न कर देगा उसको, ठीक है। क्योंकि यार काउंट की वैल्यू देखो इंक्रीमेंट पहले हो रही है तब मेरे पास डिवाइड हो रहा है, तो इन इफ मैं इसको पहले लिखूँ और इसको बाद में लिखूँ तब जा करके थोड़ा सिंक्रोनाइज बनेगा, बट ठीक है मैंने इसको पहले लिख दिया है, दैट विल वर्क परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, परफेक्ट। तो मेरे पास जो काउंट की वैल्यू होगी वो 9 होगी, तो सिंपली दिस विल प्रिंट 9, सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, ठीक है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट विल बी द आउटपुट। अब देखो यार ये क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली 1 की तरह है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर इसका डी होगा। आप आंसर को भी मत देखो, इस क्वेश्चन को पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करो एक बार, ठीक है। वापस से क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ, फिर से उसका एक्सप्लेनेशन सुनो और फिर इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करके देखो, आंसर आपका डी आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दैट विल बी डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 8 पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। तो इस ये एक पीस ऑफ कोड दे रखा है और मेरे को जो है इसका आंसर निकालना है, ठीक है। ट्राई करते हैं। तो ए की वैल्यू 4 है, पी एक पॉइंटर वेरिएबल है विच इज पॉइंटिंग टू ए, ठीक है यार। बोल रहा है जब तक p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तुम स्टार p की वैल्यू मतलब p की वैल्यू को प्रिंट करते रहो। अब p एक पॉइंटर वेरिएबल है विच इज पॉइंटिंग टू a, तो स्टार p जो मेरे को रिटर्न करेगा वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a रिटर्न करेगा, ठीक है। तो स्टार p का मतलब है कि आई एम एक्सेसिंग a, और साथ के साथ वो पॉइंटर की वैल्यू को माइनस कर रहा है। और देखो पॉइंटर की वैल्यू को माइनस करने का मतलब है कि इनडायरेक्टली मेरी a की भी वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है, क्योंकि p मेरा पॉइंट कर रहा है a को, रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब पॉइंटर वेरिएबल की मैं वैल्यू को डिक्रीमेंट करूंगा तो ए की भी वैल्यू अल्टीमेटली डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होने वाला है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पी प्रिंट करेगा 4, इसके बाद में पी की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, पी की वैल्यू को, तो पी की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ और फिर से मैं पी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो अगेन इट विल प्रिंट 3, देन प्रिंट 2 एंड देन प्रिंट 1। अब क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास यहाँ पे पी की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, ए की वैल्यू मतलब 0 हो जाएगी, स्टार पी की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्टार पी की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम पे वो प्रिंट नहीं करेगा। इट मीन्स द आउटपुट इज गोइंग टू बी 4 3 2 1, ठीक है यार। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, द क्वेश्चन नंबर 8। सो कंसिडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री if we remove the root node, which of the node from the left subtree will be the new root। ठीक है, बहुत बढ़िया, मस्त सवाल एकदम, समझते इसको। तो बोल रहा है अगर मैं इस रूट नोड को हटा दूं, तो क्या मेरे पास कौन सी लेफ्ट सब ट्री की कौन सी न्यू नोड जो होगी, मतलब कौन सी नोड जो है लेफ्ट सब ट्री से वो नई रूट बन जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है उसका। तो देखो अगर मैं इसमें में से 24 को मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली 13 सबसे टॉप पे जाना चाहिए। तो मान लो अगर 13 मेरे पास टॉप पे चला गया तो कुछ मेरे पास ट्री कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, 13 12 26 11 एंड 16। और अगर कुछ ऐसा ट्री बना तो यार ये कंडीशन को कर रहा है वॉयलेट, क्योंकि अब ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री भी बोलता है कि लेफ्ट में मेरे पास सारी की सारी नोड्स ग्रेटर होनी चाहिए। अगर मैं इस रूट नोड की बात करूँ 13 की, तो इसके लेफ्ट में 16 एक ऐसी रूट नोड है जो कि 13 से ग्रेटर है। इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट वाली नोड को मैं भेज तो सकता हूँ बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये कंडीशन को वायलेट कर देगा। तो इस केस में जो आंसर आना चाहिए वो 16 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो समझना क्या है, ध्यान से ये समझने की कोशिश करो कि अगर ये रूट नोड है तो इस रूट नोड का सबसे मतलब इस रूट नोड से जस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे लाई करेगा, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। इस रूट नोड से जस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ लाई करेगा, इस लेफ्ट सब ट्री में जो सबसे राइट में एलिमेंट रखा होगा वो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड की अगर बात करूँ तो इस पर्टिकुलर नोड के इस वाले राइट सब ट्री में हमेशा मेरे पास मुझे मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा। अच्छा, उसके अगर मैं अंदर जाने की बात करूं तो इसके मुझे लेफ्ट में हमेशा इस वाले नोड से स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा। इट मींस मुझे सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ मिलेगा, इस वाले का। इससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कहाँ मिलेगा मुझे, इससे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ मिलेगा, इसके जस्ट राइट में। तो मुझे इस लेफ्ट सब ट्री में एक्सट्रीम राइट एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। मुझे इस लेफ्ट सब ट्री में एक्सट्रीम राइट एलिमेंट को फाइंड करना है विच इज़ नथिंग बट 16। इसको दूसरी भाषा में पता है क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर बोलते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर सक्सेसर। तो मैं इन ऑर्डर सक्सेसर, अब जिन लोग को नहीं पता
छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ध्यान रखो एग्जाम्पल अगर आएगा तो छोटे से ही एग्जाम्पल पे आएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि इस रूट नोड से जस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस लेफ्ट सब ट्री के राइट में पड़ेगा सबसे, तो विच इज नथिंग बट 16। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 16। तो 16 मेरे पास यहाँ चला जाएगा एज अ न्यू रोड नोड और 13 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो कोई कंडीशन फिर वॉयलेट नहीं होगी और मेरा सिंपली नया बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो बोल रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। तो एक सी प्रोग्राम मेरे को दे रखा है, उसका आउटपुट पूछ रहा है। समझते हैं, डबल पॉइंटर पे सवाल है। ए की वैल्यू 10 दे रखी है, एक स्टार पी एक डबल स्टार क्यू दे रखा है, बहुत बढ़िया। P इज इक्वल टू M% ऑफ A, मीन्स P मेरे पास पॉइंट कर रहा है A को और Q मेरे पास पॉइंट कर रहा है P को, ठीक है, क्योंकि डबल पॉइंटर है। ठीक है, एकदम परफेक्ट सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। इट मीन्स अगर मैं कोई Q की वैल्यू में चेंज करता हूँ, अगर मैं मतलब स्टार स्टार Q में चेंज करता हूँ तो मेरे पास A में रिफ्लेक्ट होगा, अगर मैं कोई स्टार P में चेंज करता हूँ तो वो A में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर स्टार स्टार Q में चेंज करता हूँ तो A में रिफ्लेक्ट होगा, अगर स्टार P में चेंज करता हूँ तो भी मेरे पास A में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि पॉइंट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं लोग। ठीक है, बढ़िया। तो प्रिंट स्टेटमेंट है ए की वैल्यू कितनी है 10, तो सिंपली कंसोल पे प्रिंट करेगा 10। उसके बाद बोल रहा है स्टार पी की वैल्यू 15 और फिर से प्रिंट कर रहा है ए को। अब मैंने आपको बताया कि स्टार पी में कोई भी चेंज होगा तो वो ए में रिफ्लेक्ट होगा। स्टार पी में 15 कर रहा हूँ तो ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो 15 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे डबल स्टार क्यू में चेंज कर रहा हूँ विच इज़ 20, और मैंने आपको बताया कि अगर डबल स्टार में कोई भी चेंज होगा, डबल स्टार क्यू में कोई भी चेंज होगा तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ए। सो द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी 20। सो इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड का जो आंसर होने वाला है वो 10, 15, 20 मेरे पास होने वाला है। ठीक है, ठीक है यार, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। ठीक है यार, फिर से एक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए की वैल्यू 20 है और ए की जो मेमोरी लोकेशन है वो 1 2 3 4 है। मीन्स अगर यहाँ पे मेरे पास 20 रखा है तो ये मेमोरी लोकेशन 1 2 3 4 है जिसको ए मेरे पास पॉइंट कर रहा है। अब बोल रहा है ए की वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करा रहा है और ये कुछ प्रिंट करा रहा है, पता नहीं क्या है तीसरी चीज़। तो इसका आंसर तो मुझे पता है, सिंपली 20 प्रिंट कर देगा क्योंकि वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसका भी आंसर मेरे को पता है कि 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा क्योंकि इसका एड्रेस प्रिंट करा रहा है और एड्रेस उसने बोल दिया कि 1 2 3 4 है। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या प्रिंट करेगा। तो भाई साहब मेरे सुनो, जब भी कुछ इस तरह की कंडीशन आए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि दिस स्टार विल कैंसिल आउट दिस एंड, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को एक साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वैल्यू एट ऑपरेटर को और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को। वैल्यू एट इज नथिंग बट स्टार और एड्रेस ऑफ इज नथिंग बट M%। तो जब भी ये दोनों एक टाइम पे यूज होते हैं तो दिस पर्टिकुलर statement is nothing but equivalent to this. So the answer of this of third step is also going to be 20. So the answer will be C option. Perfect. Next question पे move करते हैं। The question number 11 is the following numbers are inserted into an empty binary search tree in the given order this. What is the height of the binary search tree? The height is the maximum distance of a leaf node from the root. बहुत ही सही। तो यार सिंपल उसने बोला है कि आपको एक एरे की फॉर्म में एक एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनको सिंपली 1 बाय 1 करके बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करते जाओ और फिर आपको हाइट बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है 10। सो 10 मान लो मेरे पास रूट नोड है। उसके नेक्स्ट उसके जो बाद वाला एलिमेंट है वो है 1। अब 1 किससे छोटा है, 1 10 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। 1 इज स्मॉलर देन 10 तो लेफ्ट में आएगा, इंसर्ट लेफ्ट में होगा क्योंकि BST हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद एलिमेंट है 3। अब 3 10 से तो छोटा है बट इट इज ग्रेटर देन 1 तो इसके राइट में आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है 5। नाउ 5 इज स्मॉलर देन 10 बट इट इज ग्रेटर देन 3 तो ये मेरे पास 3 के राइट में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है 15। तो 15 इज ग्रेटर देन 10 सो इट विल बी इंसर्टेड इन द राइट साइड ऑफ द 10। नेक्स्ट एलिमेंट इज 12। So 12 is greater than 10 but it is less than 15 so this will be inserted in the left side of 15. The next element is 16. So 16 is greater than 10 but 16 is greater than the 15 so this will be inserted in the right of the 15. So ये कुछ मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम लीफ टू रूट। सो लीफ टू रूट इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस ट्री। सो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 1 2 and 3. So the answer is going to be 3. Perfect. Next question पे move करते हैं। Question number 13. What
are the worst case complexities of insertion and deletion of a key in a binary search tree। बहुत बढ़िया। तो यार बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन और डिलीशन की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसमें? देखो आंसर की अगर मैं बात करूं तो ON होगा। अब होगा क्यों ये समझते हैं। देखो जितने भी इस बाइनरी सर्च ट्री में हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, वेदर इट्स सर्च, इंसर्शन और डिलीशन, ये सब BST की हाइट के प्रोपोर्शनल होते हैं। BST की हाइट के प्रोपोर्शनल होते हैं। BST की हाइट कितनी हो सकती है? नॉर्मली log n हम सुनते हैं। जब भी देखो बाइनरी सर्च ट्री की बात आती है मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है log n। log n इसलिए क्योंकि आइदर आई विल हैव टू इटरेट द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री और आई हैव टू इटरेट द राइट पार्ट ऑफ द ट्री। तो इट मीन्स मेरे पास उसका जो है पूरा जो है एक सब ट्री मेरे पास रिमूव हो जाता है। तो अगर मैं हर पॉइंट पे सर्च करने की बात करूं तो इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ बाइनरी सर्च जो होती है मेरे पास एल्गोरिदम, उसकी तरह ही एक्ट करता है। बट यार पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये ट्री की बात हो रही है और ट्री वर्स्ट केस में मेरे पास स्क्यूड बन सकता है। ठीक है, हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास एक ही के लेफ्ट में बन जाए। तो दिस विल ऑल्सो अ बाइनरी सर्च ट्री, ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री होगा। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास जो हाइट होगी वो n के बराबर हो जाएगी, और जब हाइट n के बराबर हो जाएगी तो इंसर्शन और डिलीशन करने के लिए भी मेरे पास मैक्सिमम मुझे n टाइम्स को इटरेट करना पड़ेगा। तो उस केस में मेरे पास इंसर्शन और डिलीशन की जो टाइम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n होगी। ठीक है, ठीक है यार, परफेक्ट। द क्वेश्चन नंबर 14 इज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू लिंक लिस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड इन ओवन टाइम। Nice. The concatenation of two lists is to be performed in oven time. Which of the following implementation of a list should be used? बोल रहा है कि दो लिस्ट का concatenation करना है और उसको ओवन टाइम में मेरे को करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन शुड बी यूज्ड? अब देखो सिंगली लिंक लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास मान लो एक लिस्ट ये है मेरे पास और दूसरी लिस्ट मेरे पास ये है। ठीक है, अब दोनों का मुझे हेड गिवन होगा। मान लो इसका H1 है और इसका H2 हेड है। अब देखो यार कॉन्कैटिनेशन कब होगा? जब इस वाली नोड को मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वाली नोड को इससे कनेक्ट करने के लिए मुझे इस नोड का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो मैं इसका नेक्स्ट एक्सेस कर पाऊंगा। अब इसका नेक्स्ट मुझे पता करने के लिए मुझे इस वाले पॉइंटर को n टाइम्स मूव कराना पड़ेगा, तभी मैं इसका जो है लास्ट पॉइंटर को पता लगा पाऊंगा। तो इट मीन सिंगली लिंक लिस्ट के केस में मुझे लास्ट नोड के फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए मुझे n टाइम्स मूव करना पड़ेगा। n इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द फर्स्ट लिंक लिस्ट। तो इट मीन्स अब जब मैं n टाइम्स मूव कर रहा हूं तो मैं ओवन में तो इसको नहीं कर सकता, इंसर्शन कॉन्कैटिनेशन नहीं कर सकता। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे पास नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोलता है डबल लिंक लिस्ट। अब देखो डबल लिंक लिस्ट क्या होती है? डबल लिंक लिस्ट कुछ ऐसे होती है, मीन्स उसके पास दो पॉइंटर्स होते हैं। तो ये फर्स्ट वाला नल को पॉइंट करता है और लास्ट वाला भी मेरे पास नल को पॉइंट करता है। लेकिन अगर मैं किसी इन बिटवीन में बात करता हूँ तो इन बिटवीन अगर मेरे पास कोई भी पॉइंटर है तो उसके प्रीवियस में प्रीवियस नोड का पॉइंटर होगा और नेक्स्ट वाले पॉइंटर में नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होगा, विच इज़ क्वाइट आई थिंक विच कैन बी क्वाइट यूजफुल। बट देखते हैं, तो मेरे पास ये दूसरी डबल लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो डबल लिंक लिस्ट मेरे पास ये दूसरी है, सेम केस इसमें भी होगा। नाउ अभी भी मुझे H1 पता है और H2 मेरे पास पता है। अब देखो यार अगेन मुझे इस नोड का एड्रेस पता होना चाहिए इसके नेक्स्ट में H2 के प्रीवियस को डालने के लिए। H2 के प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस डालने के लिए मुझे इसका नेक्स्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो डबल लिंक लिस्ट में भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे अगेन इसका लास्ट पता करने के लिए मुझे H1 टाइम्स मतलब n टाइम्स मुझे मूव कराना पड़ेगा अपने पॉइंटर को। ठीक है, तो अगेन मेरे पास n टाइम्स मुझे मूव करना है, तो अगेन मेरे पास ओवन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होने वाली। तो तीसरा केस क्या है? तीसरा ऑप्शन वो बोलता है सर्कुलरली डबल लिंक लिस्ट। अब ये क्या होता है? देखो ये कुछ ऐसे सीन क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे सर्कुलरली का मतलब है कि डबल लिंक लिस्ट है, तो इट मीन्स यहाँ पे अब नल नहीं होगा, यहाँ पे अब इस नोड का एड्रेस होगा मेरे पास। तो जो लास्ट नोड है मेरे पास उसका एड्रेस अब मेरे पास फर्स्ट नोड के प्रीवियस पॉइंटर में पड़ा है। तो H1 अगर मेरे पास फर्स्ट पॉइंटर है, इस नोड के पहले पॉइंटर का एड्रेस अगर H1 है तो उसके प्रीवियस को मैं एक्सेस अगर करूंगा तो मुझे अल्टीमेटली लास्ट नोड का एड्रेस मिल जाएगा।
ठीक है। तो इस नोड का एड्रेस जो होगा वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मुझे लास्ट चाहिए इस वाली नोड का, तो इसके प्रीवियस को अगर मैं एक्सेस कर लूँगा तो मुझे लास्ट अल्टीमेटली इसका मिल जाएगा। अब देखो, अगर मेरे पास दूसरी सर्कुलरली डबल लिंक लिस्ट होगी, ठीक है, सर्कुलरली डबल लिंक लिस्ट अगर मेरे पास दूसरी होगी, तो अब मैं सिंपली इसके नेक्स्ट में इसका प्रीवियस, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे नेक्स्ट में इसका प्रीवियस पहले पड़ा था, बट अब इसके नेक्स्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, इसका अगर मुझे इसका नेक्स्ट चाहिए तो सिंपली मैं इसका प्रीवियस फाइंड कर सकता हूँ और उसके प्रीवियस में मैं इसको जोड़ दूंगा। मीन्स क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा ये है कि आपको कॉन्कैटिनेशन करने के लिए पहले लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट चाहिए। अब उसका लास्ट एलिमेंट चाहिए तो ये सर्कुलर लिस्ट आपको दे सकता है, क्योंकि H1 का प्रीवियस पॉइंटर इसका लास्ट एड्रेस रखेगा। सिंपल सा फंडा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सो कंसिडर अ single linked list where f and l are pointers to the first and last elements respectively of the linked list. The time for performing which of the given operations depends on the length of the linked list. Nice. तो बोल रहा है आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, एक लिंक लिस्ट सिंपली, सॉरी इट्स नॉट अ डबल लिंक लिस्ट, इट्स अ सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इस सिंगल लिंक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग एक, और लेट्स सपोज ये है। तो नाउ दिस इज f एंड दिस इज लास्ट, ये कुछ ऐसे करके इसने f और l मेरे को दे रखा है। बोल रहा है कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी लिंक लिस्ट में। बोल रहा है डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। देखो अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो मैं सिंपली डिलीट कर सकता हूं, मैं इसको डिलीट कर दूंगा और इसका जो f का जो नेक्स्ट है मैं उसको हेड बना दूंगा, मतलब f बना दूंगा, वॉट एवर यू से, ठीक है, सिंपल है। तो मीन्स दिस कैन बी डन इन कॉन्स्टेंट टाइम, मुझे इसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है। बोल रहा है इंटरचेंज द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट। देखो अगर मैं a एलिमेंट की बात करूं तो वो f हो जाएगा, और अगर मैं b एलिमेंट की बात करूं तो f ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। मींस a और b को मैं स्वैप कर सकता हूं सिंपली, कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, मुझे अभी भी इसकी लेंथ की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। यार एक नई नोड क्रिएट करो और लास्ट पॉइंटर आपको पता है लास्ट के नेक्स्ट में उसको एम्बेड कर दो, सिंपली लास्ट के नेक्स्ट में इस पॉइंटर का एड्रेस डाल दो, आपके पास लास्ट में जो है एक नोड ऐड हो जाएगी। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन इन कॉन्स्टेंट टाइम। बट द डिलीशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट, अब देखो आप लोग को लग रहा होगा कि यार लास्ट नोड का एड्रेस तो मुझे पता है ना, तो सिंपली मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। हाँ जी आप कर सकते हो डिलीट, बट अगर आप इसको डिलीट कर सकते हो तो इसके नेक्स्ट में क्या भरोगे, इसका ये कैसे लाओगे इस पॉइंटर का। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई लिंक लिस्ट है, आई थिंक ए बी और डी ऑप्शन आपको क्लियर है, सिर्फ दूसरे पे बात करते हैं। आपको एल दे रखा है विच इज लास्ट पॉइंटर, आपको फर्स्ट दे रखा है विच इज फर्स्ट पॉइंटर। अब यार मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको डिलीट कर दोगे, आप इस वाले पॉइंटर को कैसे लाओगे, क्योंकि इस पॉइंटर की मुझे जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अभी इस वाली नोड के अंदर इसका एड्रेस पड़ा है। मान लो इसका एड्रेस है 1024, तो यहाँ पे 1024 पड़ा है। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो डिलीट तो हो जाएगा ये, ठीक है, आप पॉइंटर डिलीट कर दोगे, ठीक है डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपको इस नोड के एड्रेस में नल भी तो डालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसके नेक्स्ट में आपको नल डालना पड़ेगा, अदरवाइज मैं लिंक लिस्ट का एंड कैसे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। यार जो स्टैंडर्ड चीज़ है वो तो मेरे को मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ना। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि जो भी लास्ट नोड होती है लिस्ट की उसका नेक्स्ट में नल होता है, उसके लास्ट में नल पड़ा होता है। तो अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो इसके नेक्स्ट में नल कैसे आप डाल पाओगे, और इसके नेक्स्ट में आप नल तभी डाल पाओगे ना जब आपको इसका पॉइंटर पता होगा, जब आपको उसका पॉइंटर पता होगा। और इसका पॉइंटर आप पता कैसे लगाओगे, ऑब्वियसली इटरेट करके। तो अगर आपको इसकी इस लिस्ट की लेंथ को पता होगा तो आप ऑब्वियसली इटरेट करके जा सकते हो। मींस इस पॉइंटर का पता लगाने के लिए आपको n टाइम्स मूव करना ही पड़ेगा, और जब इस तरह का सीन क्रिएट होगा तो आपको लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, सो फॉर डिलीटिंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट यू विल नीड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो बाकी तीन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट टू डिलीट द लास्ट एलिमेंट यू विल हैव टू इटरेट द लिस्ट, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर सेक ऑफ कंडीशन यू विल एक्चुअली नीड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। परफेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 16 इज इन अ बाइनरी सर्च ट्री which of the following traversals would print the number in ascending order। तो यार देखो एक बाइनरी सर्च ट्री बनाता हूँ, मान लो 10 5 15 14 एंड 20 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 2। ये मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। हर एक रूट नोड पे उसका लेफ्ट में छोटा एलिमेंट है, उसके राइट में बड़ा एलिमेंट है।
बोल रहा है कौन सा एलिमेंट करेगा। अब मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, इसको इटरेट करके दिखा दो। इन ऑर्डर का मतलब होता है LDR, पहले लेफ्ट में जाओ, फिर डेटा प्रिंट करो, फिर राइट में जाओ, या फिर जिस नंबर को भी आप सेकंड टाइम एक्सपीरियंस करोगे उसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम को मैंने एक्सप्लोर करा, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करा, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करा। मैं इनके नोट्स ऐसे बना देता हूँ सो दैट आपको फर्स्ट सेकंड में अंतर पता चले। फर्स्ट टाइम मूव करा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा, सेकंड टाइम एक्सपीरियंस करा तो आप 2 प्रिंट करोगे। थर्ड टाइम एक्सपीरियंस करा, सेकंड टाइम एक्सपीरियंस करा, 5 प्रिंट करोगे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा, सेकंड टाइम एक्सपीरियंस करा, 6 प्रिंट करोगे। थर्ड टाइम एक्सपीरियंस करा, थर्ड टाइम एक्सपीरियंस करा, सेकंड टाइम एक्सपीरियंस करा, 10। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा, सेकंड टाइम एक्सपीरियंस करा, 14। थर्ड टाइम एक्सपीरियंस करा, सेकंड टाइम एक्सपीरियंस करा, 15 को 15 प्रिंट किया। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, सेकंड टाइम एक्सपीरियंस किया, 20 प्रिंट किया। थर्ड टाइम एंड थर्ड टाइम। सो आपको असेंडिंग ऑर्डर मिलता है जब जब आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हो किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो एक पीस ऑफ कोड दे रखा है और आपसे आई थिंक साइज ऑफ पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यार कुछ नहीं है, सिंपली आपको R डिफाइन कर रखा है 10, C डिफाइन कर रखा है 20, ठीक है। ये आपको R की वैल्यू 10 डिफाइन कर दी और C की वैल्यू 20 डिफाइन कर दी है। अब बोल रहा है आपसे कि आपको एक एरे बना, देखो स्टार P लिखने का मतलब है सिंपली आप एक एरे डिफाइन कर रहे हो, किसका, R साइज का, और मतलब R उसके अंदर रोज है और C उसके अंदर कॉलम्स है, और बाकी आपसे साइज ऑफ पूछ रहा है P। अब देखो सिंपली अगर ये एरे होता तो क्या करते हैं आप, जितने नंबर ऑफ रोज है जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब कॉलम्स हो गए आपके पास 20, उसका मल्टीप्लाई कर दो साइज ऑफ इंट से, क्योंकि आपने इंट टाइप का बना रहे हो। इंट साइज का उसने इंट साइज का यहाँ पे 4 बाइट आपको अज्यूम करना है, अगर नहीं गिवन है तो 4 बाइट, अगर गिवन है तो ऑब्वियसली जितना गिवन होगा उतना, बट अगर नहीं गिवन है तो 4 आपको अज्यूम करना है। सो उस केस में 10 इंटू 20 and into 4, so 10 into 20 200 and 200 into 4 which is nothing but 800, so the answer will be 800. So next question पे move करते हैं। Question number 18 is a person wants to visit some places, he starts from a vertex and then wants to visit every place connected to this vertex and so on, what algorithm he should use। तो यार वो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक इंसान है जो कि किसी पॉइंट पे खड़ा है और उसको हर एक वर्टेक्स पे उसको मूव करना है विच इज़ कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है। तो अगर आपने एल्गोरिदम्स पढ़े हैं तो यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। BFS इसका आंसर होगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, क्योंकि वही एक एल्गोरिदम होती है। मान लो अगर मेरे पास कुछ ऐसे करके ट्री दे रखा है, तो अगर मेरे पास ये सोर्स नोड है तो हम सबसे पहले सारे के सारे इसके कनेक्टेड नोड्स पे इटरेट करते हैं BFS कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन DFS में क्या होता है, मान लो अगर ये नोड है और आप इससे स्टार्टिंग कर रहे हो, तो अब अगर ये आपकी सोर्स नोड थी तो BFS के लिए तो सोर्स नोड से हम P पे भी जाएंगे और इस Q पे भी जाएंगे पहले। लेकिन अगर मैं बात करूं DFS की, तो DFS में क्या होता है, अगर आप S से P पे गए हो तो अब आप उसके बाद S से Q पे नहीं जाओगे, अब आप इस P पे ही P के डेप्थ में चलते चला जाओगे। मान ले P के डेप्थ में R है तो आप S से P पे जाओगे और P से R पे जाओगे, ठीक है। तो ये DFS का कॉन्सेप्ट है। BFS का कॉन्सेप्ट क्या है कि S से अगर आप P पे गए तो नेक्स्ट टाइम आप S से Q पे जाओगे। सो यहाँ पे हम हर एक कनेक्टेड नोड्स पे मूव करते हैं। प्रिम्स और क्रूशल की बात करूँ तो ये मेरे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो एक बड़ा सा लंबा सा कोड मेरे को दे रखा है, इस पर ट्रेट करता है। देखो बहुत ईजी है, बट कह रहा है कि C, B और डबल स्टार A 2 पॉइंटर है, सिंगल पॉइंटर और खाली एक एलिमेंट है। C की वैल्यू उसने दे रखी है 4 मेरे को, ठीक है, और B C को पॉइंट कर रहा है और A मेरे पास B को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मीन्स अगर आप डबल स्टार में कोई चेंज करते हो तो C में चेंज होगा, अगर आप स्टार B में चेंज करते हो तो भी मेरे पास C में चेंज होने वाला है, ठीक है। चलो यार ठीक है। अब बोल रहा है कि इस C की वैल्यू यहाँ से C पास कर रहा है, B और A पास कर रहा है। ये वैल्यूज़ मेरे पास कुछ इस तरीके से जा रही है, परफेक्ट। तो यहाँ पे Py इज नथिंग बट B एंड डबल PZ इज नथिंग बट A, एग्जैक्टली, ठीक है। मीन्स अगर कोई भी आप वेरिएबल में चेंज करते हो, अगर आप स्टार P में PPZ में कोई चेंज करते हो तो अल्टीमेटली C में चेंज होगा, क्योंकि रेफरेंस आप पास कर रहे हो। अगर आप स्टार PY में कोई चेंज करते हो तो भी मेरे पास C में चेंज होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलेगा। चलो इसको इटरेट करके निकाल लेते हैं इसका आंसर। कैसे निकलेगा इसका आंसर, देखो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, x की वैल्यू यहाँ पे 4 है क्योंकि C पास कर रहे हो।
अब पी वाई की बात करते हैं, तो अब पहले इसने पीपीजेड को इंक्रीमेंट कराया, और देखो पीपीजेड को इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि सी में चेंज हो रहा है। तो सी की वैल्यू इनिशियली क्या थी 4, इस स्टेटमेंट के बाद सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। अब जेड की वैल्यू आपने असाइन कर दी 5, ठीक है यार। अब स्टार पी वाई प्लस इक्वल्स टू 7, अब स्टार पी वाई इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सी, बट द वैल्यू ऑफ सी, और वैल्यू ऑफ सी कितनी हो चुकी 5। जब 5 में आप 2 को ऐड करोगे तो स्टार पी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और स्टार पी वाई की वैल्यू को 7 करने का मतलब क्या है कि सी की वैल्यू भी क्या हो चुकी 7। अब जब सी की वैल्यू 7 हो चुकी तो आप वाई को उसको साइन कर रहे हो, तो वाई की वैल्यू भी मेरे पास क्या हो जाएगी 7, ठीक है। तो x की वैल्यू 4, z की वैल्यू 5 और y की वैल्यू मेरे पास 7 हो चुकी है। अब फाइनली आप x में इंक्रीमेंट करते हो 3, तो x की वैल्यू कितनी थी 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3 विच इज़ नथिंग बट 7। अब देखो x की वैल्यू 7 हो चुकी, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू 5 है, और फाइनली वो आपको रिटर्न कर रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड को जब आप रिटर्न करोगे तो आपके पास मिलेगा 7 प्लस 7 प्लस 5 विच इज़ नथिंग बट 14 प्लस 5 19। सो द 19 विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड मेरे को दे रखा है और उसका आउटपुट पूछ रहा है, ठीक है यार। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो ब्रैकेट ऑपरेटर होता है उसकी हायर प्रेसिडेंस होती है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर से ब्रैकेट ऑपरेटर की ज़्यादा हायर प्रेसिडेंस होती है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि इवेल्युएशन जो होता है वो होता तो लेफ्ट टू राइट है, एक्सप्रेशन जो होगा विद इन द ब्रैकेट्स दैट विल बी इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इट इज ऑलवेज द लास्ट एक्सप्रेशन विच गेट असाइंड। इट मीन्स आई की जो वैल्यू असाइन होगी मेरे को यहाँ पे 3 वैल्यू असाइन होगी, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 3। परफेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच C++ oops कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द रीयूजेबिलिटी। यार सिंपल सा क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस इसका आंसर है। आपको पता है इनहेरिटेंस का मतलब होता है टू इनहेरिट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास इन द चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर जब मैं करता हूँ तो दैट इज समथिंग विच इज नॉन एज इनहेरिटेंस। और उस केस में प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने का मतलब है कि ऊपर वाली क्लास की प्रॉपर्टीज को हम रीयूज कर लेंगे इन द डिराइव्ड क्लास और द इन द चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो दिस इज सिंपल inheritance. Encapsulation is nothing but encapsulating a whole lot of code into a single unit, that is known as encapsulation using private and protected variables, keywords. Abstraction की अगर बात करूँ तो it is nothing but information hiding from the user, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कुछ डेफिनेशंस एंड ऑल पढ़ लेना, तो मे भी पूछ ले तो टिक लगा देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस फंक्शन डू। तो एक मेरे पास पीस ऑफ कोड मेरे को दे रखा है और पूछ रहा है कि क्या करेगा। देखो एक स्टैक कह रहा है कि एक स्टैक ले लो और कोई n की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये कोड करेगा क्या एक्चुअली वो बताना है। तो मान लो मैं n की वैल्यू यार जो है मैं मान लो 10 ले लेता हूँ, n की वैल्यू को मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो पुश कर रहा है स्टैक के अंदर n मॉड्यूलो 2, तो n मॉड्यूलो 2 मेरे को क्या देगा, ये मेरे पास स्टैक है, ये मेरे पास स्टैक है, ठीक है। ये मैं कुछ स्टैक्स के बना देते, ठीक है। मान लो सबसे पहले क्या पुश करेगा वो n मॉड्यूलो 2, 10 मॉड्यूलो 2 विच इज नथिंग बट 0, पुश कर दिया मैंने। अब n की वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर दी, 10 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 5, मींस अपडेटेड वैल्यू ऑफ n विल बी 5। अगेन मैं पुश करूंगा 5 मॉड्यूलो 2 बिकॉज 5 इज स्टिल ग्रेटर देन 0, तो 5 मॉड्यूलो 2 मेरे पास होगा, तो दिस विल गिव मी द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज नथिंग बट 1, पुश कर दूंगा। उसके बाद 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट 2, अगेन 2 इज ग्रेटर देन 0, सो 2 मॉड्यूलो 2 विल गिव मी 0, मैंने पुश कर दिया। नाउ 2 को डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, तो 2 को डिवाइड बाय 2 करना मीन्स 1, 1 इज स्टिल ग्रेटर देन 0, एंड मैं 1 को अगर मॉडुलो कैलकुलेट करूंगा 2 से तो 2 जीरो ज़ा 0 विच इज़ नथिंग बट 1, सो अगेन 1 विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक। इसके बाद क्या होगा, अब मेरे पास n की वैल्यू 0 बन चुकी है, तो n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन हो गई फेल, अब कुछ नहीं होगा, अब सिंपली यहाँ से ये होगा। देखो अब मेरे पास फाइनल स्टैक ये बन गया है, स्टैक की कंडीशन भी है। अब बोल रहा है कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता पॉप करते जाओ और उस पॉप्ड एलिमेंट को प्रिंट करो। तो जब पॉप्ड एलिमेंट को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा 1, पॉप किया 1 प्रिंट किया, पॉप किया 0 को 0 प्रिंट किया, पॉप किया 1 को 1 प्रिंट किया, पॉप किया 0 को 0 प्रिंट किया। सो क्या है 1010, 1010 इज नथिंग बट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर n विच वी हैव टेकन, ठीक है। तो n अगर मैंने 10 लिया तो दिस पर्टिकुलर कोड इज गोइंग टू गिव मी द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द n, ठीक है। तो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मेरे पास, परफेक्ट, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो एक
प्रोग्राम दे रखा है मेरे को, पीस ऑफ कोड दे रखा है, उसका आउटपुट बताना है। क्वेश्चन अच्छा है यार बहुत। स्टैटिक इंट, बस इसी का रोल है यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का। क्या होता है स्टैटिक का मतलब होता है स्टैटिक वेरिएबल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन डेटा सेगमेंट एंड नॉट इन द स्टैक सेगमेंट। ठीक है, तो जो नॉर्मल फंक्शन जैसे आपके लोकल वेरिएबल्स एंड ऑल जो होते हैं वो सब स्टैक में स्टोर होते हैं, बट जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं दे आर स्टोर्ड इन द डेटा सेगमेंट। ठीक है, एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय डेटा स्टोरिंग एट द डेटा सेगमेंट इज नथिंग बट ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं दे प्रिजर्व देयर वैल्यू। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल करा तो ये फंक्शन मेरे पास कॉल होगा, काउंट की वैल्यू 0 है इनिशियली, तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करके रिटर्न करेगा काउंट को, तो प्रिंट कर देगा 1 वैल्यू। परफेक्ट, 1 मेरे पास प्रिंट हो गया। अगेन देखो अब मेरे पास फंक्शन फिर से कॉल हुआ है, तो अगर ये मेरे पास लोकल वेरिएबल होता तो फिर से काउंट की वैल्यू मेरे पास 0 स्टोर्ड होती, इनिशियलाइज 0 से होता है, और फिर से काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू को काउंट करता है और वो यहाँ पे प्रिंट कर देता है, तो अगेन मेरे पास प्रिंट होता 1। बट क्योंकि ये स्टैटिक वैल्यू है तो इट विल प्रिजर्व इट्स वैल्यू इनटू द मेमोरी, और प्रिजर्व्ड वैल्यू को ही वो लेकर के आएगा। तो द लास्ट टाइम द प्रिजर्व्ड वैल्यू एट द लास्ट टाइम वाज 1, सो उस 1 को ही वो वैल्यू को लेकर के आएगा और इसको वो इग्नोर करेगा स्टेटमेंट को नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और क्योंकि 1 थी मेरे पास लास्ट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू, तो 1 को भी इंक्रीमेंट करेगा विच विल बी 2, और यहाँ से वो रिटर्न करेगा दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2, और फाइनली वो प्रिंट करेगा 2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूँ स्टैटिक कीवर्ड की, तो आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ फंक्शन कॉल देन आई विल बी यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, तो उस केस में उसको हम यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में मूव करते हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन एन्यूमरेशन। सो एन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यार अगर आपने किसी पर्टिकुलर एन्यूमरेशन क्रिएट करते वक्त किसी भी की वैल्यू को कुछ असाइन कर दिया, तो उससे नेक्स्ट वाली कीज़ की वहाँ से वैल्यूज़ को कंटिन्यू वो करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डेज नाम का एक इनम क्रिएट करा है, तो मन की वैल्यू आपने -1 से स्टार्ट करी है। अब आप नेक्स्ट लाइन में जो है स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर रहे हो, वैल्यूज़ को, उन कीज़ को प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो कीज़ को प्रिंट करने का मतलब क्या है कि उनकी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी मेरे पास। ठीक है, तो देखो मन की वैल्यू आपने -1 असाइन करी थी, तो ऑब्वियसली वो मन की वैल्यू जो है -1 असाइन करेगा। नेक्स्ट टाइम पे ट्यू की वैल्यू जो है, ट्यूसडे की वैल्यू जो है, वो उससे इंक्रीमेंट करेगा एक। तो अगर लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू -1 थी, तो नेक्स्ट टाइम पे अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 0 कर देगा। देखो अगर यहाँ पे मैं वेडनेसडे की वैल्यू 4 को असाइन नहीं करता, तो वेडनेसडे की वैल्यू को वो अब 1 असाइन करता है, एक इंक्रीमेंट करके, फिर ट्यूसडे की 2 करता, फिर फ्राइडे की 3 करता, फिर सैटरडे की 4 करता। बट बिकॉज आपने उसको इंटरप्ट कर दिया बीच में, और इंटरप्ट करने का मतलब ये है कि ठीक है -1 थी मंडे की वैल्यू, ट्यूसडे की 0 हो जाएगी अपने आप, लेकिन आपने कहा वेडनेसडे की वैल्यू आपको 4 रखनी है, तो वेडनेसडे की वैल्यू 4 प्रिंट कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप बीच में कोई भी इंटरप्शन करते हो तो उससे नेक्स्ट में वैल्यू उससे कंटिन्यूटी में चलती रहती है, तो इस अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू जो है 4 से स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स एक इंक्रीमेंट होकर के, तो इसकी वैल्यू 5, इसकी 6, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर मेरे को दे रखा है पॉइंट नाम का, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स को इसने असाइन करा है, एक्स वाई एंड जेड। एक मेन मेथड बनाया, उसने एक पॉइंटर स्ट्रक्चर का जो एक वेरिएबल को क्रिएट करा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है विच इज़ नथिंग बट P1, और कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ को असाइन कर रहा है। आप लोग इसको पहली बार देख रहे होंगे इस तरीके से, डॉट वाइज इक्वल्स टू 0। अब देखो यार, इसका आंसर कंपाइल्ड एरर नहीं होगा। पहली बात तो इसका आंसर एग्जैक्टली 201 ही होगा। क्यों होगा 201? देखो सबसे पहले तो प्रिंट ऑर्डर देखो। सबसे पहले तो पहले वो प्रिंट कर रहा है एक्स को, एक्स की वैल्यू उसने असाइन करी है 2, फिर वो प्रिंट कर रहा है वाई को, और वाई की वैल्यू उसने असाइन करी है 0, फिर वो प्रिंट कर रहा है जेड को, उसने वैल्यू असाइन करी है 1। इट मीन्स एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0 एंड जेड की वैल्यू 1। तो सबसे पहले तो ऑर्डर देख लो 201। अब प्रिंट क्यों कर रहा है उसको समझ लेते हैं। देखो ये इसमें कुछ गलती नहीं है। पहली बात तो डॉट वाई काम मेरे पास करेगा, डॉट वाई काम मेरे पास इसलिए करेगा क्योंकि इस वाली इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन इन स्ट्रक्चर्स। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप क्रिएट करते हो किसी भी स्ट्रक्चर का, तो उस केस में आप अगर ब्रैकेट्स लगा करके डॉट वाई डॉट जेड एंड वॉट एवर बी द वेरिएबल्स आर, अगर उनको आप डॉट के साथ इनिशियलाइज कर देते हो तो उसको बोलता है डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन। तो ये वैलिड स्टेटमेंट है यार, तो इसका आंसर हो जाएगा 201। ठीक है, गारंटी कुछ नहीं है क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, बट फिर भी कॉन्सेप्ट है तो मैंने समझा दिया। लास्ट स्लाइड पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख लिया है विच आर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, और मे बी मोस्ट प्रोबेबली बाइनरी ट्री से ही पूछेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बाइनरी ट्री के अंदर अगर h जिसकी हाइट h है, मतलब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर सकते हो उसको। ठीक है, तो
इसको पढ़ लो एक बार। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत पेशेंस के साथ आंसर्स को देना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑल दो टाइम होगा 25, अगर क्वेश्चन है तो 25 मिनट्स ही होंगे। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ वो करना है जिसमें हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देना, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कमेंट्स में बताओ कि वीडियो कैसी थी, और इफ़ इन केस नेक्स्ट टाइम पे कोई कंपनीज आती है तो आप किस तरह के वीडियोस चाहते हो, कोडिंग पे चाहते हो या कॉन्सेप्ट्स पे चाहते हो, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। एंड शेयर करो इस वीडियो को सो दैट कि आपके फ्रेंड्स मैक्सिमम इस वीडियो का आउटपुट ले पाए, ठीक है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड विल मीट in some next recruitment drive. So bye bye for now, thank you.